नमस्कार विद्यार्थियों। जीके एंड जीएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में भी हम 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये हमारा पार्ट 22वां है। 22 पार्ट है हमारा ये। ठीक है, टोटल 5000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है करने का, और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर का करने का है। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कामाख्या देवी मंदिर खालिस्तान स्थित है। तो ये आपका स्थित है कहां पर? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, आपका जो असम है इसके बारे में कुछ बात हमें बताता हूं। असम की राजधानी पहली बात है दिसपुर, तो इसकी राजधानी है दिसपुर। असम है, यहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। तो असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके हैं काजीरंगा है, काजीरंगा, मानस, ये क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम मैं बात करूं यहाँ के क्या अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक तो आपका है क्या, पोबितोरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, पोबितोरा। एक हो जाएगा गर्म पानी। तो ये इसे क्या है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अगर हम बात करें कि यहाँ का त्योहार क्या है, असम का, सॉरी गीत, क्या है यहाँ का? गीत है। तो यहां पर जो है इसका गीत वो है बिहू। बिहू गीत है ये, प्रचलित है किसका? आपका असम का प्रचलित है। ठीक है, तो ये होते हैं क्या आपके बिहू। बिहू त्योहार भी होता है और गीत भी होता है, ये ध्यान रखना। और ये संबंधित किससे? असम से। और बिहू त्योहार है वो 3 टाइप का होता है। माघ बिहू है ना, माघ बिहू होता है, काती बिहू होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं बिहू। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, एनबीएफसी का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये इसे क्या है? फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये है, एनबीएफसी का फुल फॉर्म है। अगला देखिए, अगला है, किस दक्षिण भारतीय त्योहार का नाम तमिल शब्द से आया है जिसका अर्थ उबालना, जो उस दिन दूध में उबाले गए चावल के पकवान को संदर्भित करता है, जो उस दिन देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो वो आपका क्या होता है? पोंगल है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए पोंगल के बारे में। पोंगल है, ये पहली बात किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। तो ये आपका तमिलनाडु का है। पोंगल है, ये 4 दिन का फसल उत्सव है, 4 दिन का फसल उत्सव है, फसल उत्सव है। इसके अलावा जो पोंगल होता है ये दक्षिण भारतीय क्या है? त्योहार है, दक्षिण भारतीय त्योहार है, दक्षिण भारतीय त्योहार है। इसके अलावा ये जो पोंगल है ये तमिल भाषा से आया है, तमिल शब्द से आया है, तमिल शब्द से आया है। और जिसका अर्थ क्या है तमिल भाषा में? उबालना। तो इसका अर्थ होगा, अर्थ उबालना, उबालना इसका अर्थ होगा। ठीक है, और ये पोंगल जो त्योहार है किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को ये क्या है? समर्पित है। तो ये बात ध्यान रखें किसके बारे में? आपको इस पोंगल के बारे में। अब बाकी के जो ऑप्शन बच गए आपका, थिरियपट्टम और ओणम और कोकी टिकाली, ये जो त्योहार है, ये वाले त्योहार और ये वाला त्योहार, ये आपका केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, भारत में नकद आधारित आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं सीआरआर का प्रतिशत कौन तय करता है? तो वो तय करता आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। इसको बोला जाता है क्या? आरबीआई बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब जो आरबीआई है इसकी जो स्थापना हुई थी,
एस्टाब्लिश्ड हुआ था, ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ये लीजिए, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। और इस आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये आपका मुंबई में है। और मुंबई कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा हैं। ठीक। और ये कौन से नंबर के हैं वर्तमान में? 26वें नंबर के हैं ये। 26वें नंबर के गवर्नर हैं। क्या है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात करें तो वो है संजय मल्होत्रा हैं। तो 26 नंबर के हैं। अब देखिए, जो कलकत्ता है, कलकत्ता के बारे में दो बात ध्यान रखनी है। कलकत्ता जो है, यहां पर पहला शहर है जहां पर मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। मेट्रो रेल की शुरुआत। दूसरी बात, प्रारंभ में भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। लेकिन इसको कब स्थानांतरित किया गया था दिल्ली? तो 1911 में कलकत्ता से क्या बनाया गया था? दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, भारत की राजधानी। ये बात ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सामान्य सर्दी निम्नलिखित में से किस रोगजनक के कारण होती है? तो वो होती किसके कारण? राइनो वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास है साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, और इसके कारण टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड रोग होता है। अब हमारे पास है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये एक ही शब्द है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम ये एक क्या है? प्रोटोजोआ है। ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक। इस कारण क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। मलेरिया। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। और कौन से प्रोटोजोआ के कारण? ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम प्रोटोजोआ के कारण होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो आपका मलेरिया होता है ये किसके कारण फैलता है? तो ये जो फैलता है, ये जो फैलता है, ये मादा एनाफ्लिज मच्छर के कारण फैलता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, मच्छर के कारण ये फैलता है। ये बात ध्यान में रखनी है किसके बारे में? आपके प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के बारे में, कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया जो फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो मादा एनाफ्लिज मच्छर के कारण फैलता है। अगला देखिए, अगला है, भारत की लगभग आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। दिए गए विकल्प में से उन राज्यों के सही समय को पहचानिए। तो देखिए, इसमें आपका एक तो होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा, पश्चिम बंगाल होगा और राजस्थान। ये 5 राज्य है जहां पर भारत की आधी आबादी निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय जल निकासी के बंगाली खाड़ी के आधार का एक हिस्सा है? तो बंगाली खाड़ी का आधार का हिस्सा है वो कृष्णा नदी है। कौन है? कृष्णा नदी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। अब आपकी तापी बची है, नर्मदा है और माही है। ये अरब सागर से संबंधित है। अरब सागर, ये अरब सागर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, मुगलों ने मातृ पक्ष पर अपने मंगोल वंश को नहीं सजोया था, इसके बजाय वे किस नाम से खुद को संदर्भित करते थे? तो वो संदर्भित करते थे अपने आप को तिमुरिड्स के नाम से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान निर्माण की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के बारे में बहस ने संविधान सभा में बहुत हंगामा किया था। निम्नलिखित में से
कौन राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के सबसे प्रबल समर्थक में से एक थे? तो वो थे आपके आरवी धुल्लेकर थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही बोला था कि आप संविधान का निर्माण करो तो हिंदी भाषा को क्या लीजिए, प्रयोग में लीजिए। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रबल जोर दिया था हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से भारत के संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो वो आपका आता है विदेशी मामले। जो विदेशी मामले होते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। तो ये आता है किसके अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची। बाकी का आपका शादी और तलाक ये आपका संवृत्ति सूची के अंतर्गत आता है, ठेके संवृत्ति सूची के अंतर्गत आता है, और फौजदारी कानून ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है कि इस कानून पर क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बना सकती है। और देख लीजिए समवर्ती सूची में कौन कौन आता है। इसके अलावा आपकी दंड विधि है, दंड विधि ये भी आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपका जो बिजली है, बिजली हुआ है और वन हुआ है, और आपका पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल ये भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कुछ और देखिए, आपको कई बार पूछता है राज्य सूची के अंतर्गत कौन आते हैं। तो राज्य सूची में आपका देखिए कृषि आती है, कृषि हो गया है, पुलिस हो गया है, पुलिस, मछली पालन, मछली पालन, और लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था ये सभी जो हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? पहला है न्याय, जिसको जस्टिस बोला जाता है, बिल्कुल इसका तो उल्लेख है। अगला है स्वाधीनता, जिसको लिबर्टी बोला जाता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता भी बोलते हैं, इसका भी उल्लेख है। अगला है संप्रभु, जिसको बोलते हैं सोवेरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका भी उल्लेख है। लेकिन संघीय फेडरल का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपकी संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा ये कहा जाता है किसको, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का विवेक अर्थात कॉन्सियंस कहा गया है? तो वो कहा जाता है किसको, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना होता है, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा है, यह कहा जाता है किसको, प्रस्तावना को कहा जाता है। अब सुनिए मौलिक अधिकार के बारे में। संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। और इनका जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका उल्लेख है। प्रारंभ में क्या थे, 7 क्या थे, मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में क्या हो गया है, 6 मौलिक अधिकार हो गया है। जो आपका संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है अधिकार, और इसको हटा गया है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था ये, 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था, तब इसको हटाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, टेबल टेनिस के खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो होता आपका 274 सेंटीमीटर तो लंबा होता है, और 152.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टेबल टेनिस का जो खेल का मैदान होता है, इसका जो लंबाई है वो तो होता है 274 सेंटीमीटर लंबा होता है। चौड़ाई की बात करें तो ये होता है
152.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, अगला देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। पहला है, पानी के गिलास में मुड़ी हुई पेंसिल, बिल्कुल ये एग्जाम्पल है। दूसरा है, पानी से भरी गर्त में सिक्के का उठा हुआ दिखना, बिल्कुल ये भी है अपवर्तन का। अगला है इंद्रधनुष, ये भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन चांदनी इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या प्रवेश करती है, तो वो दिशा, अपनी दिशा से क्या हो जाती है, भटक जाती है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये यहां पर है, नीचे पानी है और ऊपर ये पानी की परत है, ये नीचे क्या है, पानी है, और ऊपर मान लीजिए यहां पर हवा है, तो ऊपर ये हवा है और नीचे ये पानी है। हवा है, ये क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम किसको बोलते हैं, दूसरे माध्यम की अपेक्षा जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो हवा आपकी विरल माध्यम है, और पानी अब क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम। अब देख लीजिए, प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है। अब मैं यहां पर अभिलंब खींचता हूं, नॉर्मल खींचता हूं, ऐसे नॉर्मल खींचूंगा। अब देखिए, मैं दूसरा कलर लेता हूं एक बार। ये प्रकाश की किरण आ रही है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो ये इसकी दिशा होगी, ये वाली दिशा होगी, लेकिन ये इस दिशा में नहीं जाएगी, ये अभिलंब की तरफ, इस तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, मतलब प्रकाश की चाल में क्या हो गया है, परिवर्तन आ गया है, और यही घटना क्या कहलाती है, आपकी अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है, जब हम बाल्टी में कोई पानी लेते हैं और इसमें सिक्का ढालते हैं, यहां पर सिक्का रहेगा, तो जब इस बाल्टी में देखेंगे तो सिक्का थोड़ा ऊपर ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा हमें, है ना। तो यही घटना क्या है, आपकी अपवर्तन है। ऐसे ही मान लीजिए आपका क्या है, बाल्टी है, पानी की बाल्टी, और इसमें पानी भरा हुआ है, तो पेंसिल ऐसे रखी रहेगी, तो हमें पेंसिल हमें ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। यही क्या है, आपका अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। तो देखिए, ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं। डेली क्लास से जुड़िए, आप इंप्रूवमेंट आएगा, और ये क्वेश्चन जो होते हैं यही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो इन्हीं का आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, पक्का सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।